हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 5 तारीख यानी 5 मई और क्लास 10th के बच्चों का आज था मैथ का पेपर, जो कि पेपर बहुत ही बढ़िया था। दोनों पेपर्स मैंने देखे, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर्स मैंने देखे। हालांकि सेट अलग अलग थे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट थे, लेकिन पेपर का ओवरऑल अगर एनालिसिस किया जाए तो दोनों पेपर हम कहेंगे कि इजी ही था, न मॉडरेट था न ज़्यादा टफ था। ठीक है, बच्चों से भी काफ़ी रिव्यू लिया गया। जो कोचिंग के हमारे बच्चे थे उन्होंने भी कहा कि पेपर ठीक ठाक था, थोड़ा सा लेंदी था, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इसलिए टाइम टेकिंग ज़्यादा लग गया। ओवरऑल पेपर इजी कह रहे हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 60% तक पेपर आपका इजी था और 40% पेपर आपका मॉडरेट था। हम टफ नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ाया, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाया वही हूबहू उठा करके उस पेपर में उसने दे दिया। ये स्टैंडर्ड में भी था और बेसिक में भी देखने को मिला। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि सही बच्चों ने अगर बहुत अच्छा पेपर दिया है, सही बच्चों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि पेपर आपका अगर अच्छा गया है तो नंबर आपको अच्छे ही मिलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उन बच्चों की बात करें जो पेपर कहीं ना कहीं किसी कारणवश टाइम टेकिंग था, तो बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा, तो समय लगा होगा, क्वेश्चन छूटे भी होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज मैं अभी आपको सोल्यूशन वीडियो देने वाला हूं इन सारे पेपर्स के। मेरे पास सारे पेपर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड के पेपर हैं, कुछ बेसिक के पेपर हैं। ठीक है, आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके छूटे हैं। ठीक है, मैं सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अपना आंसर की मैच कर लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने मार्क्स का आपने 40 में से क्वेश्चंस किया और कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इससे आप लोग अपना एनालिसिस कर लेंगे। चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का सोल्यूशन वीडियो है इस पेपर का। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरी कोचिंग भी रहती है, बच्चों को पढ़ाना भी रहता है और समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट से बना रहा हूँ। फिर भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप लोग अपना सोल्यूशन चेक कर लीजिए। पहला मैंने सेट ए लिया है, सेट 1 है और मैंने स्टैंडर्ड का पहले सॉल्व करने का दिया है। तो ये स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जो भी क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लिए होंगे उनके लिए सोल्यूशन पार्ट है, सेट 1 है। ठीक है, आप लोग देखिएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपके डिफरेंट होंगे, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप अपने तरीके से मैच कर लीजिएगा। तो इसमें इस बार पैटर्न क्या हुआ, इस बार जो पैटर्न दिया है सीबीएसई बोर्ड ने वो 2-3 साल पहले का पैटर्न दे दिया। क्यों? क्योंकि इस बार इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस आपको दोनों फॉर्मेट में देखने को मिले हैं। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे जो इंग्लिश में लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे वो हिंदी समझ जा करके भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट था इस बार सीबीएसई का। तो आप चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखिए डायरेक्टली फार्मूला है। अब इसने फार्मूले को ही तोड़ के ब्रेक करके इसने इंफॉर्मेशन में दे दिया। पहला क्वेश्चन है द मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75। तो मोड दे रखा है, पहला क्वेश्चन मोड दे रखा है 75। हम सेट 1 की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की। स्टैंडर्ड लेवल का जो पेपर आया था सेट 1, उसमें मैच कर लीजिएगा आप लोग। इसमें मोड दे रखा है 75, मॉडल क्लास दे रखा है, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 65 से 80 ये दे रखा है। पूछा है इसका क्लास प्रीसीडिंग, तो हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, क्लास प्रीसीडिंग को F0 से रिप्रेजेंट करना पड़ा था। कि हमारा एनसीईआरटी बुक में अगर देखें तो क्लास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को F0 से लिखता है। तो F0 गिवन है कितना, ये गिवन है 6 और क्लास सक्सीडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ये भी गिवन है कितना, यानी इसको हमने F2 से बताया था आपको। तो F2 गिवन है हमारे पास कितना, ये गिवन है 8। हमें पूछा क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे F1 से। बस सिंपल सा फॉर्मूला लग देना है। क्या लिखना है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H भी निकाल लीजिए। H कितना आएगा ये तो फाइंड करना है बच्चों, और H कितना आएगा, H जो होता है बच्चों वो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, यानी क्लास साइज बोलते हैं इसको। तो कितना क्लास साइज डिफरेंस है, 15 है।
65 से 80 के बीच का डिफरेंस 15 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। L कैसे मिलेगा? L यहाँ से मिलेगा। L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है? 65 पुट कीजिए। ये 75, ये 65 प्लस F1 ऐसे ही रहेगा, माइनस F0 आपका 6, ये आपका 2F1 ऐसे ही रहेगा, माइनस F0 की वैल्यू 6 और F2 की वैल्यू 8, तो -6 -8 कितना? -14 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे हम लोग। और h की वैल्यू कितनी बच्चों? 15। इज दैट क्लियर? स्टेप वाइज आपने लिखा होगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, ये F1 -6/2 F2 -14 इंटू 15। सॉल्व करेंगे इसको, 10 बचेगा, ये मल्टीप्लाई कराए क्या हो जाएगा? डिवाइड में बच्चों F1 -6/2 F2 -14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपन इसको डिवाइड कर दो, 5 2 जा 5 3 जा, 2/3 इज इक्वल्स टू F1 -6/2 F2 -14। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2F2 F1 है बच्चों ये, ठीक है, ये F1 है, तो 2 2 जा 4F1 माइनस 28 और इज इक्वल्स टू 3F1 माइनस 3 6 जा 18। F1 को F1 की तरफ ले आओ और नंबर्स को नंबर की तरफ ले जाओ, तो ये F1 3F1 है, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 4F1 माइनस 3F1 इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 28, तो F1 इज इक्वल्स टू कितना? 10। F1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 10। यही आपका आंसर था, पहला क्वेश्चन का आंसर 10 आना चाहिए। समझ में आ गया? इजी है, तो अगले क्वेश्चन तो इजी लगेगा भाई, क्योंकि हमने इसको पढ़ा रखा था, बच्चे सबको आसानी से करके चले आए हैं स्टैंडर्ड में, और इस पर 2 मार्क्स आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने बताया था कि 8 से 10 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएगा, और 8 से 10 मार्क्स ही आपका AP फॉर्म, जो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेस चैप्टर 5 है, और दोनों ही इस बार उतने ही नंबर्स के अच्छे तरीके देखने को आपको मिले होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 1000 which are divisible by 5 but not 2। मतलब 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे लेकिन 2 से नहीं। तो 5 से डिविजिबल होंगे तो 5 तो डिविजिबल होगा लेकिन 2 से नहीं होगा। फिर ऐसे ही 15, 10 लेंगे तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही 15, 15 के बाद 25, फिर 35 ले सकते 35, और ऐसे करते करते कहाँ तक? 995 तक, ठीक है। 5 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं। तो AP मिल गया। A बराबर कितना बच्चों? 5। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 5 दैट्स मीन 10। और AN कितना है बच्चों? AN दिया है 995। फॉर्मूला याद है सबको? बहुत अच्छी बात है, याद होगा आपको। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू कितनी बच्चों? 995, ठीक है। A की वैल्यू कितनी? 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 15। इधर ले आओ 5 तो लेस हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 15 बच्चों। यहाँ कितना? 990, ठीक है। और अच्छा सॉरी, D की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 15 आया, 10 आया, तो यहाँ 10 रहेगा, 15 नहीं रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। अब ये 10 आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू N माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। 99 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। N की वैल्यू कितनी? 99 प्लस 1 100, यानी कुल 100 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। दिस इज योर आंसर। एक स्टेप और ले सकते थे, हेंस द टोटल नंबर which is divisible by 5 but not 2 is equals to 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका भी 2 मार्क्स ये क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो आशा करते हैं 4 मार्क्स तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा, बहुत इजी था। इस बार पेपर अच्छा आया है, टर्म 1 से भी बेटर हमें लग रहा है कि पेपर था, ठीक है, तो इसलिए पेपर अच्छा आया। फिर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky स्क्वायर माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। और कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, इसके जो सम ऑफ रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है? 13/21 मोर देन है उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो।
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू -11 और ए की वैल्यू के, तो कितना आ गया 11 बाई के। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ बच्चों क्या होता है, रूट्स सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म, तो क्या है k माइनस 23 अपॉन ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर या x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है k। इज दैट क्लियर। अब आते हैं एटीपी पे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या करेंगे बच्चों, प्रॉब्लम में क्या कहा था कि जो इसका सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स कितना है बच्चों 11 बाई के। ये क्या है बच्चों, ये इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, इससे कितना आ रहा था 13 बाई 20 बन जा रहा था। आसान है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 11k माइनस k माइनस 23 अपॉन के। अब यहाँ बच्चों सब लोगों ने गलती कर दिया होगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होगा, इसलिए थोड़ा बहुत बच्चों का क्वेश्चन गलत आया होगा, ठीक है। और अधिकतर बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, इज इक्वल टू 13 बाई 21। सॉल्व करेंगे बच्चों, 11 अपॉन के माइनस के हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 23 और अपॉन एलसीएम तो सेम ही रहेगा दोनों का, एलसीएम सेम रहेगा तो खाली बस आपका ऐसे आ जाएगा फॉर्म, ठीक है। ये आपका दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो गया 11 घटेगा जुड़ेगा तो कितना 34 माइनस के अपॉन के इज इक्वल टू 13 बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा बच्चों, कर लीजिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 जा 21 4 जा 84, 84 के 4 कैरी आ गया 8, 11 63 और 8 63 और 8 63 और 8 71, ठीक है। और ये बच गया आपका -21 के और अपॉन के इज इक्वल टू सॉरी इसका इधर ले जाओ मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो 13 के को कितना ले जाते हैं 714, ये ले जाएगा प्लस हो जाएगा 34 के, तो के इज इक्वल टू बच्चों कितना के इज इक्वल टू 714 अपॉन 34, 17 दूना 34, 17 3 17 चौका 68 और 3 17 34, के बराबर कितना 42 बाई 2, दैट्स मीन कितना बच्चों 21, के की वैल्यू कितनी 21। दिस इज योर आंसर। आई होप यू ऑल विल बी सॉल्व वेरी इजीली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, टाइम टेकिंग है, मानते हैं कि टाइम टेकिंग था क्वेश्चन, लेकिन उतना टफ नहीं था जितना पहला पिछले टर्म में आया था, टर्म 1 में, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को इजी मान के चलूंगा कि ये सब पढ़ा हुआ है, और कोचिंग में से इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए, स्टेप बताए गए थे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं, सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, और कैसे ये सब कंडीशन दिया और सॉल्व करते हैं, सब तरीका आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूरी डिटेल चाहिए, अच्छे से पढ़ना है इसका, अगर आपको लगता है कि इसकी सोल्यूशन वीडियो बना के अच्छे से इसका दिखाया जाएगा तो भी दे दिया जाएगा, और चैप्टर्स को भी अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसे वीडियो बना करके आप लोग को चैप्टर में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी पार्ट इसका करते हैं। बी पार्ट जो है बच्चों वो क्या है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू -2 is the common solution of the ax square minus plus x minus 3a is equals to 0 and x square plus bx plus b is equals to 0। तो पूछा है कि find the value of a square into b, ठीक है। x minus 2 क्या है, ax square plus x minus 3a is equals to 0 and x square plus bx plus b is equals to 0। इन दोनों का सलूशन है, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। तो कॉमन सोल्यूशन है बच्चों, हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है a स्क्वायर b, ठीक है। तो कॉमन सोल्यूशन है, इसका मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा दोनों इक्वेशन में। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इसमें इक्वेशन में रख दो, ठीक है, और फिर दूसरे में रखते हैं। पहले इसमें रखते हैं कितना आएगा a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 -3a इज इक्वल टू 0। ये माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा तो 4a। ये सब आपका बेसिक ऑपरेशन करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड पढ़ना है आप लोग, ठीक है। और प्लस माइनस -2 -3 इज इक्वल टू 0 3a, तो -3a रोक देंगे, ये भी आपका 4a -3a बचेगा, और ये आपका बचेगा -2 बराबर 0, तो a बराबर कितना 2, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, सेकंड पुट करो, पुट कॉमन सॉल्यूशन था भाई, दोनों में सेटिस्फाई करेगा ना, तो x बराबर -2 इन इक्वेशन सेकंड आल्सो मैंने इसमें भी रख दिया, रख देंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 4 -2b प्लस b इज इक्वल टू 0, 4 - b बचेगा इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 4 आ गया,
v इज इक्वल टू 4, a स्क्वायर a इज इक्वल टू 2। निकालना क्या था, देयरफॉर हमें निकालना था a स्क्वायर b, तो a की वैल्यू 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4, तो 4 गुणे 4 कितना आ गया बच्चों, 16। 16 आपका राइट आंसर होगा, जिसका आया होगा आंसर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना था तो दोनों मैंने बता दिया, जो भी आपने किया होगा उसका आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कितना आंसर आएगा इसका। दिया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालना है इसका बच्चों, ध्यान से देखिए। 1 5 5 9 9 30 और 13 17, ठीक है। ये आपका इंटरवल है, क्या है ये बच्चों, आपका इंटरवल है, इंटरवल। और ये क्या है, एफ दिया है कितना, 4 8 7 और 6। तो पहले क्या निकाले इसका हम क्लास मार्क निकालते हैं। बताया था मीन का मतलब क्या होता है। मीन को दो मेथड से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से कर सकते हैं और ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ से कर सकते हैं। तो कोई भी आपका इजी क्वेश्चन है तो इसको सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स से करिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क कैसे निकलता है बच्चों, फर्स्ट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो इसको जोड़ोगे 6 आएगा, 6 का आधा 3, फिर 9 4 14 का 7, फिर यहाँ पर 4 4 का डिफरेंस चल रहा है तो 11 और ये 15। फिर हम क्या निकाल लें, एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई 12, इसका मल्टीप्लाई 56, इसका मल्टीप्लाई कितना बच्चों 77, इसका कितना 90। ये सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 8 7 15 के 5 और ये आ जाएगा 6 6 7 7 14 14 14 तो 20 3 23 235 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इधर कितना आएगा, सिग्मा एफ कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 12 12 7 19 26 25 आ गया। हमें मीन निकालना है बच्चों। मीन का फार्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 235 अपॉन 25, 25 9 जा 225 बचा 10, पॉइंट लगा दिया, 100 हो गया, 15 25 4 जा 9.4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका 9.4 मीन आ रहा होगा, जिसका भी आया होगा मैच कर लीजिएगा, आंसर सही है, ठीक है। और मुझे कमेंट बताइएगा कि अभी तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्या आपके चारों के चारों क्वेश्चन सही हैं या नहीं। इस क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट 1 पेपर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको बताते हुए चलेंगे, आप लोग देखते भी रहिएगा कि मिटा देते हैं, इसलिए कि हमारे पास समय कम है। ये देखा गया क्वेश्चन दिया गया 5th वाला कि इन द फिगर देयर इज अ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। हमें ऐसा कुछ दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से एक ये लाइन पास हुई है, यहाँ से एक ये लाइन पास हुई है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। इसका पॉइंट दिया गया है R, ये है O, ये दिया गया है A, ये दिया गया है आपका Q, ये दिया गया है B और ये दिया गया है C। पूछा है कंसेंट्रिक सर्कल O सेंटर यानी सेम है दोनों का, कंसेंट्रिक सर्कल क्या मतलब, जिसका सेम सेंटर से दो सर्कल बनते हैं तब। अब कहा गया है कि आर्क ARC, ये एक आपका आर्क है, ये आर्क पूरा होता है और ये कॉर्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही AQB एक आर्क है, आर्क टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट मान लिया। टेंजेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन जब किसी सर्कल को टच करते हुए या उसको स्पर्श करते हुए जाती है तो उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये छोटे सर्कल के लिए AQB और ARC टेंजेंट का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। पूछा है, ठीक है, द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट A लाइन ऑन द लार्जर सर्कल, ठीक है। जो लार्जर सर्कल में पॉइंट A है उससे होकर दो टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, फाइंड द लेंथ ऑफ AC पूछा, AC की वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। जरा चेक करो बच्चों, एक थ्योरम था क्लास 9 में और यहाँ पर भी मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, 10.1 थ्योरम, कि जो भी लाइन किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाली जाती है वो क्या होती है, लाइन उस लाइन पे परपेंडिकुलर गिरती है और उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। या क्लास 9 का थ्योरम समझो, a line drawn from a center of a circle is bisect the chord। तो ये वाला जो AC लेंथ है वो इस बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड का वर्क करेगा और सेंटर तो सेम है इस बड़े सर्कल के लिए भी। जब ये लाइन गिरेगा तो परपेंडिकुलर गिरेगा और जब इसको हम चाहें तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं, दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और ये फिर इसके बराबर आ जाएगा। तो भैया अगर ये AQ आपका 5 है तो AR भी 5 तो होगा, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से 10.2 थ्योरम से, ठीक है। AQ इज इक्वल टू AR, ठीक है, दैट्स मीन AR बराबर 5 सेंटीमीटर बाई 10.2 थ्योरम, ठीक है। अब ये हो गया। अब सिंस
सिंस ओ आर परपेंडिकुलर किस पे, AC पे, तो AR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, RC। AR बराबर क्या हो जाएगा, RC। तो ये भी क्या बच्चों 5 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना, AR प्लस RC। तो 5 प्लस 5 कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। AC की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 10 सेंटीमीटर आएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी का आंसर आ गया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट है, किसी एक दोनों पार्ट बताते हैं हम। कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 स्क्वायर मीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर CS से दिया है, सिलेंडर का CS से ऑफ सिलेंडर शॉर्ट ट्रिक में लिख देते हैं 176, यानी इसका मतलब 2 पाई आर एच बराबर 176। तो पाई आर एच बराबर कितना बच्चों 176/2, दैट्स मीन कितना 88, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है इसका, तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना बच्चों 1232। ठीक है, ये दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग R इंटू पाई आर एच बराबर 1232 लिख सकते हैं। अरे भाई इसको आर स्क्वायर को तोड़ दिया, बाकी ये तो लिखा है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है ऊपर, कितनी 88 रख दो यहाँ पर। तो R इंटू 88 बराबर 1232, तो R इज इक्वल टू 1232 अपॉन 88। सॉल्व कर लीजिएगा, 11 8 जा 11 1 जा 11 1 जा और 11 2 जा, 8 से करोगे 14 बार। R की वैल्यू कितना 14। हमें R नहीं चाहिए, क्या निकालने के लिए बोला है, हाइट। क्या निकालने के बोला है, हाइट। हाइट कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो पुट कर दो वैल्यू इसमें। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 आ गई। एच निकालना है, बराबर कितना दिया था 88, रख दो भाई इसमें। 7 से काटा 2 बार, 44 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एच बराबर 82/44 कितना आ गया बच्चों, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये 6 का ए पार्ट, पहला पार्ट है, इसका आंसर 2 आ रहा होगा आपका सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अगर आपका सही होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट दिया गया था, लार्जेस्ट स्फीयर कर्व आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। द लार्जेस्ट स्फीयर कर्व आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज साइड। ठीक है, चेक करो भाई, बहुत इजी है। कह रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब ये है बच्चों, ये क्यूब मान लीजिए आपका ऐसे टाइप में है, इसका 3 डायमेंशनल होता है मैं रफली, और इसमें से एक लार्जेस्ट स्फीयर कट किया गया है। लार्जेस्ट स्फीयर मतलब इसके साइड को टच करते हुए जाएगा, तो इसका साइड 21 दिया है बच्चों, तो इसके लिए क्या काम करेगा, स्फीयर के लिए डायमीटर का वर्क करेगा। 21 क्या करेगा, डायमीटर का वर्क करेगा। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना बच्चों, डायमीटर ऑफ स्फीयर 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना, रेडियस हो जाएगा बच्चों 21/2, दैट्स मीन कितना, इतना ही रहने दो सेंटीमीटर में ही। कि हमें कहा बताया था मैंने कि जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाए मैथमेटिक्स का, आप ये ध्यान रखें कि डेसिमल में आपको नहीं लेना है कोई नंबर, आपको हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के ही सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आर मिल गया, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 21/2 21/2। ठीक है, 7 3 21 21 कट गया, 2 दूनी 4 4 कट गया, 22 गुणे 21/2 2 से कट जाएगा, ये भी 11 11 1 कम 11 11 दूना 22 और 1 23 231 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था 6 का बी पार्ट। ठीक है, आई होप जो भी क्वेश्चन से सॉल्व किया होगा मुझे बताइए कमेंट में कौन सा क्वेश्चन आपका सही गया और कितने मार्क्स अभी तक आपके आए 6 क्वेश्चन में से। ठीक है, आशा है सभी के मार्क्स 12 हो गए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही किए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 1 का, इसी में सेट 1 का ही है स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। फिर बता दें कि ये स्टैंडर्ड का सोल्यूशन का पार्ट है। सेट 1 जिसके पास होगा वो मैच कर लेगा, जो क्वेश्चन मिलते होंगे उसको टिक कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हालांकि डिफरेंट होंगे सेट में, बाकी आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी क्वेश्चन लगभग सेम ही है।
ठीक है, तो वहां से आप मैच कर सकते हो। सेक्शन बी दिया गया, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। बहुत आसान था, इसको कितनी बार हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा है बच्चों, कोचिंग में बहुत बार इसको 2-3 बार सॉल्व कराया है, स्कूल में कम से कम 4 से 5 बार इसको सॉल्व कराया था। ठीक है, और ये इजी इतना क्वेश्चन था कि मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आ भी गया वही क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लीजिएगा। बन गया, इसका सेंटर मिल जाएगा आपको। अब इस सेंटर, ये कोई 4 सेंटीमीटर की लाइन है, रेडियस है। अब इस लाइन से आपको 160 कहाँ बनाना है, टेंजेंट के बीच में। तो हम जानते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है, उन दोनों का जो एंगल का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर यहाँ 60 बनना है, मान लीजिए ये टेंजेंट दोनों खींच दिया मैंने, ये 2 टेंजेंट खींच दिया बच्चों, ये तब खींच पाओगे आप जब यहाँ पर क्या, ये 60 कब आएगा, जब यहाँ पर क्या बने 120। तो इस एंगल को कैसे बनाते हैं आप लोग, प्रोजेक्टर की सहायता से इस एंगल पे 120 डिग्री बना करके जो लाइन आती, मान लो ऐसे आप लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आर्क लगाते हैं, फिर एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 60 120 हो गया। यही 120 से आप लाइन खींचते तो यह आता है, उसको इससे ज्वाइन कर देते। ठीक है, जो लाइन आती है यहाँ पर 120 बन गया। अब इसमें बहुत तरीका और है, देखिए इतने से ही काम नहीं चलता। क्या करते हैं, अब इस पे आपको इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा। इस पॉइंट से 90 एंगल बनाना था, जहां कट करता, ठीक है, वहां से इसको खींच देते तो यहाँ कट करता ऐसे आता, और ये जो मिलता आपको वो क्या मिलता, 60 डिग्री वाला। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, बहुत बार इसको सिखा सके हैं। अगर आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन का वीडियो तो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं अभी जो रिसेंटली नया बैच चालू होगा या नया सेशन चालू हो रहा है बच्चों का, तो उसमें वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और आपको हर चैप्टर का वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये कितने मार्क्स का था बच्चों, 3 मार्क्स का था। तो आई होप आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, 3 मार्क्स आपको मिल गए होंगे। हाँ, मैंने ये भी कहा था बच्चों कि आप क्या करेंगे, इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं भूलेंगे। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों ने लिख दिया होगा, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है बच्चों कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x - 4 × x - 2 प्लस x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं करना है, जो गिवन इक्वेशन दिया था पहले इसको हमें सॉल्व कर लेना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और फिर इसका हमें सोल्यूशन निकाल के आंसर ला लेना है। ठीक है, p की वैल्यू पूछा है ना, रियल एंड इक्वल रूट दिया, जानते क्या है, b² - 4ac = 0 करना है। तो वो तब आएगा जब क्वाड्रेटिक वाइज चल जाए। पहले क्वाड्रेटिक बनाओ इसको, तो ये आ जाएगा कितना, x² - 6x + 8। जना तो करना आता होगा भाई, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। और ये a - b का होल स्क्वायर, x² - 2x + 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, px², ये भी x² -6p - 2x + 8p + 1 बराबर 0। x² कॉमन लोगे तो p + 1, माइनस यहाँ से p कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो यहाँ पर 6p + 2 और यहाँ पर 8p + 1 बराबर 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x², तो p + 1। x की वैल्यू कितनी, -6p + 2। c की वैल्यू कितनी बच्चों, 8p + 1। ये हो गया हमारा, सारा मिल गया, a b c मिल गया। बस फटाफट पुट कर दीजिए, b² - 4ac = 0, क्योंकि सिंस रूट्स आर इक्वल। जाना है, बताया था ना, ठीक है। b की वैल्यू कितनी, -6p + 2 का होल स्क्वायर, और -4 × a की वैल्यू p + 1 और इसकी वैल्यू 8p + 1। सॉल्व कर लीजिए, बराबर 0। ये आ जाएगा माइनस का इसको खत्म, 36p² + 4 और प्लस 24p, और ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 8p² और ये आ जाएगा तुम्हारा p 8p + p 9p और +1 बराबर 0। सॉल्व कीजिए, 36p², थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, लेकिन 3 मार्क्स लेना है तो इतना करा होगा आप लोगों ने, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। खाली अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो टाइम टेकिंग है, बाकी इजी था क्वेश्चन। ठीक है, -4 8 32p² -36p और -4 = 0। इसमें से घटाओगे 4p² बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
ये बचेगा -12p इज इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर बराबर 12p, p से एक p भी कैंसिल, 4p बराबर 12, तो p बराबर कितना बच्चों 12/4, दैट्स मीन कितना 3। तो p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपकी 3। इसका भी आंसर आया होगा वो करेक्ट है, p की वैल्यू 3 आएगी। और आसान सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स फटाक से आपको मिल गया। क्लियर है? आगे बढ़े। ये सॉल्यूशन आपका नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट का था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस कभी कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, आंसर नहीं आया होगा, लेकिन स्टेप उन्होंने सही रखा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड स्टेप मार्किंग करता है, तो स्टेप पे भी मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 5 भी स्टेप सही लिखे, 2 के नीचे गलत हो गए, आंसर नहीं मिला, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हैड आरुष स्कोर्ड 8 more marks in a mathematics test out of 30 marks, 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual marks. How many marks did he get in the test? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 का है और आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। 8 पार्ट का बी पार्ट, ठीक है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, पहला पार्ट आपको बता दिया गया है। ऐसे ही इसको भी आप लोग इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बच्चों, और आप भी समझते हो कि एक्साइटमेंट में हो, पेपर का सोल्यूशन आ जाए, कहीं से देख लें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 क्वेश्चन कहा गया कि एक एरोप्लेन है व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes through the vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two planes at the instant. ठीक है, पहले समझते हैं कि एक प्लेन है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये टोटल हाइट कितनी है बच्चों 3125, और प्लेन कहीं पहले यहाँ उड़ रहा है और ये कोई ग्राउंड है। ठीक है, अब कह रहा है ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो, और ठीक उसके नीचे वर्टिकली बिलो, ठीक उसके नीचे दूसरा प्लेन भी उड़ रहा है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स आर सेम पॉइंट। और उस सेम पॉइंट से मान लो पॉइंट यहाँ है, तो पहला एक जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। अब ठीक नीचे यहाँ कहीं उड़ रहा होगा, तो इसका दूसरा वाला प्लेन, ये प्लेन 1 है, P1 है, ये P2 है। ठीक है, प्लेन 1 और प्लेन 2। ठीक है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जो छोटा है वो 30 डिग्री, जो बड़ा है वो 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? हमें पूछा क्या है, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस, इसको h मान लीजिए। मान लिया, तो ये पूरी हाइट इतनी, तो ये कितना, तो ये कितना, ये हो जाएगा 3125 माइनस h। ठीक है, ये हो गया। और अब इसकी सारी वैल्यू इसको h मान लीजिए। पहले tan 30 निकालिए, tan 30 बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan 30 ये पूरा लेंथ लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, तो परपेंडिकुलर 3125 माइनस h अपॉन बेस x, तो ये हो गया 1/√3 3125 माइनस h अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी बच्चों √3 ब्रैकेट में 3125 माइनस h। ठीक है, ये आ गया पार्ट 1 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही tan 60 निकालोगे तो पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, तो tan 60 की वैल्यू कितनी बच्चों, पूरी हाइट 3125 अपॉन बेस x, तो √3 की वैल्यू √3 होता है tan 60 की वैल्यू इंटू x बराबर 3125। अब x की वैल्यू पुट कर दो इतना वहां पर, तो √3 इंटू √3 3125 माइनस x, h है h, और बराबर 3125। इसका आ गया 3 और इंटू 3125 माइनस h 3125, ये आ गया 3 इंटू 3125 माइनस 3h बराबर 3125। 3h को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 3 इंटू 3125 और माइनस 3125, और ये जाके प्लस 3h। देखो 3125 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, बिल्कुल ले लीजिए, और ये क्या बचा 3 माइनस 1 इंटू 3h। h की वैल्यू कितनी 3125 इंटू 2 बचा अपॉन 3। सॉल्व कीजिए, 3 5 10 के 0, 2 4 1 5, 2 1 कम 2 और 2 2 3 6 और बटे 3 3 दूनी 6 h की वैल्यू 3 दूनी 6 और 3 0 0 3 8 24 3 3 का 9 और 3 8 24 3 का 9.303 इतना मीटर के आसपास। h की वैल्यू कितना 2083.3333 मीटर के आसपास। ठीक है, इतना अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपकी हाइट है, दो प्लेन के बीच की हाइट इतनी मीटर ऊंचाई पे थी।
ठीक है, इजी था क्वेश्चन। कितने मार्क्स का था बच्चों ये क्वेश्चन? ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा, आसानी से आप लोगों ने इसको भी कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? 9 था। 3 मार्क्स इसमें मिल गए होंगे। बताइएगा सही किया है गलत। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अभी तक सही कर लिए 9 में से, और झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अगर ईमानदार हो तो कहते हैं सफल और असफल होना व्यक्ति के जीवन के 2 मुख्य आधार होते हैं। असफल हुए तो अनुभव मिल रहा है, सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम इस चीज से निराश नहीं होंगे कि हमारा मार्क्स कट गया, इतना नंबर आ, इतना नंबर, कोई बात नहीं। अभी आप कितना करे वो एग्जैक्टली बताइए, कितना आपने सही किया, कितना आपको लगा कि हाँ बिल्कुल सही करके आए। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं कि आपने कहता है कि कमेंट में कहते 40 करके आए, ऐसा नहीं। जो फैक्ट है वो बताइएगा, बाकी जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे है। ठीक है, और आशा कर सभी बच्चे अच्छा ही किए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों, पास तो हो ही। ठीक है, टर्म में अच्छा रिजल्ट आया होगा। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 30, टर्म इज 119। ठीक है, इसका लास्ट टर्म an गिवन है कितना बच्चों? 119 गिवन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 गिवन है। ठीक है, पूछा क्या है इसका? 8 टर्म फ्रॉम द इन टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब इस टर्म को फर्स्ट को लास्ट टर्म बना दिया जाए और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया, ऐसा टूवर्ड्स कर दिया जाए तो इसकी जो वैल्यू दी है वो 91। तो इसका इंड से लास्ट 8 टर्म, इंड से मतलब A30 यहाँ है, 30 टर्म है, फिर 29, ऐसे करते करते 8 टर्म, एक पीछे से 8वां टर्म दिया रखा है 91। तो पीछे से 8वां टर्म मतलब क्या? A23। चेक कर लीजिएगा, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 एंड 23। 4 और 4 8, 8वां टर्म आ गया ना। ये कितना दे रखा है? 91। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर पूछा क्या है? पूछा इसमें क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें 30 टर्म का सम निकालना है और हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। चलो ठीक है, यहाँ से an दे रखा है, n दे रखा है, सोल्यूशन बनाओ। ठीक है, an इज इक्वल टू क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 119, a की वैल्यू नहीं दी है, और प्लस n की वैल्यू 30 दी है, 29d। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से a प्लस 22d इज इक्वल टू 91। ठीक है, वैल्यू पुट कर, सब्स्टिट्यूट कर दो। a की वैल्यू कितनी? 91 माइनस 22d, ये पुट कर दीजिए इसमें। तो 119 91 माइनस 22d इसमें रख रहे हैं, और प्लस 29d। सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले जाएगा, 91 माइनस हो जाएगा और ये घट के कितना आएगा? 7d। कितना आया? 8 और 2 7d। तो d की वैल्यू कितनी बच्चों? 28/7। कितना आ गया बच्चों? 4। तो d की वैल्यू कितनी बच्चों? 4। बहुत इसी तरीके से आंसर आ गया। d की वैल्यू 4 आ गया। सम निकालना है S30। S30 मतलब कितना? S30 मतलब कितना? n/2। SN जानते हो ना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, या फिर सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू a प्लस an वाला, उससे भी आ जाएगा। चलो इसी तरह करते हैं। तो यस 30 निकालना था, 30/2। यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई? रख दो किसी में भाई, यही कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 91 माइनस 2 इंटू 4, 91 माइनस 88, यानी 3 आ गया। तो 3 और प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू 4। सॉल्व कीजिए, 15 6 प्लस 9 4 58, 3 चौका 120, 116, 16 22, 122, 15 30 के 0, 15 30 और 3 का 1830 आपका करेक्ट आंसर आया होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों? 3 मार्क्स का, आराम से मिल जाएगा। 1 मार्क्स इस पे, 2 मार्क्स इस पे, हो गया काम ओके। ठीक है, अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आ रहा है सब कुछ, कितने क्वेश्चन सही बताइए कमेंट में, और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और थोड़ा सा और समय लेंगे ताकि आपके पूरे क्वेश्चन सेट 1 का दे सकूं, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक का एक पार्ट, एक कोई भी पार्ट ले लेते हैं, और ऐसे दूसरा पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर के 6 पेपर है, 3 बेसिक के, 3 स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो अभी 2 सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर और बाकी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 पे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको मैंने बताया था आपको कोचिंग में।
ठीक है, ये 100% ये क्वेश्चन आएगा, तैयार के जाइएगा। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में दिया गया, कई सालों से पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप चाहे तो इसको कर लेते। ठीक है, अगर कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके दोनों पार्ट, सेकंड पार्ट जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 या 12 होगा, देख लीजिएगा, 12 या 11 जो भी होगा उसको देख लीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आ जाता। ठीक है, और इसमें 11 तो आपको बता ही देते हैं, तो 11 बता देते हैं, 12 आपका जो सेकंड पार्ट है वो खुद कर लीजिएगा, आंसर आसानी से आपको देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 या 13 जो भी लिखा होगा वहां देख करके इसका आंसर पता लीजिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से इसका आंसर जो आएगा 13 और 14 आया था, 13 या 15 जो भी आया होगा। ठीक है, तो उसकी लेंथ देख लीजिएगा, वहां से जो भी आया होगा आंसर, हमें याद जहां तक है उम्मीद नहीं आएगी। ठीक है, बाकी मैं फर्स्ट पार्ट इसका पूछ करता हूँ 11 का A। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल दिया है बच्चों, ये कोई टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट ये है, और ये N है, ये आपका M है, ये आपका Q है, यहाँ से एक और लाइन पास हुई है, थोड़ा बड़ा बना दिए इसको। ठीक है, यहाँ से कोई लाइन पास हुई है ये। ठीक है, ये N है, ये R है, ये S है, और ये Q है, ये P है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि PM बराबर, क्या प्रूव करना है बच्चों, PM बराबर हाफ PR प्लस PQ प्लस QR, यही तो प्रूव करना है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको, बहुत इजी बताया था मैंने आपको। और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता और कल भी आपने रिवीजन कर लिया होता तो 4 मार्क्स हमें कहीं जाने वाले नहीं थे। ठीक है, हालांकि कोई बच्चों ने ध्यान दिया, लगाया और एग्जैक्टली उनका सही आंसर आया और उसको सब लोगों ने सॉल्व कर लिया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, सबसे पहले गिवन क्या है, हम जानते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 इक्वल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो R इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो RS बराबर होगा RM। तो यहाँ गिवन दैट पहले यहां से देखते हैं, PM बराबर PM बराबर PN, ये मिल गया। ठीक है, बाई 10.2 थ्योरम। अब आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, a tangent drawn from external point of a circle is equal in length, R equal in length, तो वहां से ये आया। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे यहां से भी आ जाएगा, R आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो SR बराबर क्या आ जाएगा, RN आ जाएगा। और ऐसे Q एक्सटर्नल पॉइंट है तो QM बराबर क्या आ जाएगा, QS आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देखिए। अब क्या करने वाले हैं हम, अब ध्यान देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, इन ट्रायंगल PQR में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं सम ऑफ आर साइड, मतलब PQ प्लस PR प्लस QR। यही तो बच्चों, PQ प्लस PR प्लस QR। इज दैट क्लियर? ध्यान देखो, अब मैं चेंज करने वाला हूँ। क्या मैं QR को 2 पार्ट में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। PQ प्लस PR प्लस QR को लिख सकता हूँ क्या, QS प्लस SR। QS प्लस SR। अब चेक करो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैं PQ और QS को एक साथ लेने जा रहा हूँ, तो PQ प्लस QS क्यों लिया, कैसे जाएगा, और PR और प्लस SR एक साथ लिया, क्यों लिया, समझ में आ गया होगा। PQ प्लस QS। अब QS की वैल्यू क्या दी है, QS किसके बराबर है, QM के, लिख दो यहाँ पर PQ प्लस QM प्लस PR प्लस SR किसके इक्वल है, SR जो है RM के इक्वल है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। PQ प्लस QM कितना हुआ बच्चों, PQ प्लस QM क्या हुआ, PM और प्लस PR प्लस RN किसके इक्वल हुआ बच्चों, PR प्लस RN किसके इक्वल हुआ बच्चों, PN के इक्वल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और PM किसके बराबर है, PM के, तो PM लिख सकते हैं, तो PM प्लस PM कितना आ गया, 2PM, और 2PM किसके बराबर आ गया बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और पेरीमीटर कितना देता है, इतना, तो यहाँ लिख सकते हैं, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2PM। तो 2PM इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना था, PQ प्लस QR प्लस PR। तो PM बराबर कितना बच्चों, हाफ
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। और एक बात बताएं आपको, बढ़िया वाली बात ये है कि यही सेम सा क्वेश्चंस आपको बेसिक में भी मिला है। सेम यही क्वेश्चन आपको बेसिक में दे दिया है। वहां पर खाली इसकी जगह पे उसने क्या लिख दिया है, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, दोनों में डाल दिया गया 4-4 नंबर का। और जिन्होंने पढ़ा होगा, दोनों को पढ़ाया था, बेसिक वाले स्टूडेंट को भी और स्टैंडर्ड वाले बच्चों को, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया होगा, 4 मार्क्स मिल गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए और कितने मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। A top of a 8 meter high building, the angle of elevation top of a cable tower is 60 degree। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। 8 मीटर बिल्डिंग, ये टावर 8 मीटर बिल्डिंग है, ये टॉप है, ये केबल का टॉप है, टॉप ऑफ केबल टावर, ये बिल्डिंग का टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग है ये बच्चों, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग हो गया। अब क्या कह रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो यहाँ से इसका, तो इसके हम पैरेलल, इस ग्राउंड के पैरेलल एक पैरेलल खींचेंगे, ये दिया है कितना, 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दिया गया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट from the top of a 8 meter building of the angle of elevation top of a cable tower 60 degree and angle of depression of its foot। और केबल टावर के फुट से, from the top of 8 meter high building, the angle of top of the cable tower 60 degree। हाँ, अब इसी के टॉप से, टॉप बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल 45 डिग्री। ये 45 है बच्चों, तो ये कितना होगा, 45। इतनी बात समझ आ गई। पूछा कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, और रूट 3 की जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ टावर मतलब ये पूरा हाइट, तो ये 8 है, तो ये कितना होगा, 8। ये क्या मान लो, h पूरा कितना हो गया बच्चों, h + 1। हमें h की वैल्यू मिल जाए तो एग्जैक्टली पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी। पहले क्या लेते हैं, tan 50, tan 50। मैं, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लिखे होंगे आशा करते हैं, बाकी मैं समझा देता हूँ। tan 50 लेंगे तो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस मान लिया x, तो आ गया आपका 8/x, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 8/x, तो x की वैल्यू कितनी, 8। तो ये x 8 है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, 8 ही तो होगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अपोजिट ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल tan 60 में निकालिए। फिर क्या है, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, और बेस क्या था, x यानी 8, तो √3 बराबर 8/8, h/8। h की वैल्यू कितनी बच्चों, 8√3। इज दैट क्लियर? h की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल हाइट कितनी है, h+। तो हाइट ऑफ टावर, height of tower is equals to 8, h + 8 की वैल्यू 8√3, h की वैल्यू और 8। ठीक है, रख दिया। 8 कॉमन ले लिया बच्चों, √3 + 1 मीटर। ठीक है, यहीं तक भी आंसर सही था, लेकिन इसने कंडीशन लिख दिया कि √3 की वैल्यू 1.732 है, तो रखना पड़ेगा। तो 8 × 1.732 + 1, ये आ जाएगा 8 × 2.732। आपको बच्चों ने हालांकि नहीं रखा होगा, वहां समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी, आधा से 1 नंबर इससे कट सकता है, आधा नंबर कटेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर काट लेगा। ठीक है, और यूनिट नहीं लिखा होगा तब तो 1 नंबर काट लेगा, अगर अच्छा टीचर चेक किया कॉपी तो। ठीक है, तो ये 8 × 16 के 6 हासिल आया, 1 8 × 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल आया 2, 8 × 56, 56 और 2 58 के 8 हासिल आ गया 5, 8 × 16 और 5 21, 21.85, 2 डिजिट 21.85 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, हाइट आपकी टावर की आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, आसानी से इसको भी आशा करते हैं लगा लिया होगा आपने, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमें नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आपको, कितनी बार इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने अलग अलग तरीके से दिया था। ठीक है, 6 मीटर दिया था बिल्डिंग कम निकालने के लिए, कहा 8 मीटर 15 मीटर सब चेंज बताया था, हर तरीके से क्वेश्चन बताया था। अगर बच्चों ने थोड़ा भी सीरियस से पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली मैं कहता हूँ उनका 35 से ऊपर तो नंबर आएगा ही आएगा, उससे कम तो नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की।
ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को 40 भी आ जाना चाहिए, इतना इजी पेपर था, ठीक है। हालांकि तो बच्चों के आएंगे भी, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास ले के पढ़ाया है, टेस्ट लिया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप लोग नंबर ना लेकर ला पाए तो कहीं ना कहीं आपका ही व्यर्थ है समय, आपने तैयारी अच्छे से नहीं की हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो सीधे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसका क्या कह रहा है होगा। सीधे ये आपका दिया गया है, डेटा पूछा है, फाइंड द मीडियन एज ऑफ द मीडियन एज। सीधे इसका सीएफ बनाओ, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, 65, 75 और 75 से 85। ये क्या दिया है फ्रीक्वेंसी कितनी, 8, 10, 15, 25, 40, 24, 18, ठीक है, ये दिया है ना, ठीक है। अब इसका सीएफ निकाल लो। पहले तो सीएफ कैसे होता है, पहले तो 8, फिर 18, फिर 33, 33 और 25 कितना हो गया बच्चों, 33, 25, 48, नहीं 58 होगा, 40, 58, 40 कितना 98 का 108 होगा। हम भी कंफ्यूज होते हैं, नहीं 90 और 98, 98 होगा और 4, 2, 122 और 140, ठीक है, ये हो गया। यानी ये बराबर कितना आ गया बच्चों, 140, यही इसका लास्ट नंबर होता है, ठीक है। ये सब बता रखा है बहुत इसी तरीके से, सब समझाया हुआ है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। सही से आंसर आ गया होगा। पूछा क्या है मीडियन एज, मीडियन का फॉर्मूला पहले एन का वैल्यू आया है 140, जो कि क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है बच्चों, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो इसका आधा करोगे तो 70 और इसका एक जोड़ोगे तो 71। 70वां और 71वां टर्म सीएफ में देखते हैं, 70वां 71वां कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। 70वां और 71वां टर्म 98 सीएफ में आएगा, जो कि इसके सामने वाला आपका क्लास जो होगा वो मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास क्या आ गया बच्चों, मीडियम क्लास आ गया बच्चों आपका कितना 55 से 65। तो यल कितना 55, क्लास साइज कितना बच्चों इनके बीच का 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ कितनी आ गई बच्चों 40। सी एफ क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर वाला 58, ठीक है, 58 आ गया, ये आ गया आपका एल आ गया। अब और क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, इतना हो गया। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू सम कितना था 140। फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, रख दो। एल की वैल्यू कितनी 55 प्लस 70 कट जाएगा, माइनस सी एफ 58 है और एफ कितना है बच्चों 40 है और इंटू एच कितना है बच्चों 10 है, ठीक है। अब देखो 55 प्लस 70 में से 58 गया बच्चों, कितना आया 70 में से 58 गया, तो आपका कितना गया 12/40 गुणे 10, 10 चौक 40, 4 से कट गया 3, कितना आ गया 58 इसका आंसर। मीडियन एज कितना आया होगा बच्चों 58 आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स इसमें मिल गए और मैंने बताया था कि 8 से 10 नंबर आपका स्टैटिक्स में आएगा और ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स आपको मीडियन एज में मिल गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि X more people of age group 65-75 had enrolled the camp, then mean age would has been at 58. अगर X people और जुड़ जाते हैं 65-75 में, तो find the value of X, find the value of X, ठीक है। तो इसमें हमें अगर कह रहा है कि 65 से 75 वाले क्लास इंटरवल में अगर आपका X पीपल और जुड़ जाए तो कहाँ है 65, 75 ये, तो इसमें x और जोड़ दिया ना, इसमें x पीपल और जोड़ दिया, तो भैया इसका जो मीन होता है वो 58 होता है, मीन दे रखा है, इसको हटाते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसमें x जुड़ गया तो इसका मीन जो है वो 58 आता है, तो x क्या रहा होगा, तो भैया इसका मीन जो आया है वो 58, मीन आया है 58 और n जो आएगा वो क्या आएगा 140 प्लस x, 140 प्लस x, और मीन निकालने के लिए सीएफ की आवश्यकता होती है नहीं ना,
नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है ना। तो ये हो गया, तो क्या चाहिए, x चाहिए। इसका आधा कर दो 20, फिर कितना 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब इसमें x में कोई a मान लो, सेकंड वाला मेथड लगाएंगे, छोटा वाला a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, ठीक है, सिग्मा एफ। तो क्या मान लें हम, इसको मान लेते हैं a, तो d निकाल लो, d कितना आएगा, d बराबर होता है x माइनस a। तो इसमें से घटाओगे इसको तो -30, ये घटाओगे -20, ये घटाओगे -10, ये घटाओगे 0, ये घटाओगे 10, ये घटाओगे 20, ये घटाओगे 30। बात समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसमें एफ डी निकाल लेंगे, एफ डी निकाल लो। 8 3 24, 240 -200 -300 0 400 24 दामा 240 24 दामा 1448 480 प्लस 20x, ठीक है, 18 54 540। सिग्मा एफ डी निकालो, चेक करो बच्चों कितना आएगा, 300 200 500 2 740, 740 में से 5 2 900, 940 में 7 से घटा दो, कितना बचा, 200 बच गया। तो कितना आ गया, 480 और 200 कितना हो गया, 480 और 680 और प्लस 20x। समझ में आ गई बच्चों बात। अब क्या दिया है, मीडियन दे रखा है 58 बराबर a की वैल्यू कितनी, 104, आपका a की वैल्यू क्या माना, 50 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना दिया बच्चों, सिग्मा एफ डी 680 प्लस 20x दिया है, और सिग्मा एफ कितना 140 प्लस x, इसको इधर ले आओ, तो 58 माइनस 50 680 प्लस 20x बटे 140 प्लस x। सॉल्व करेंगे, 8 आ गया, 680 प्लस 20x अपॉन 140 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 14 8 112 112 0 बढ़ गया प्लस 8x बराबर 680 प्लस 20x। 8x उधर ले जाओ बच्चों, इसको इधर ले आओ, तो 1120 माइनस 680 बराबर 12x, हटाओगे 0 4 4 12x, सही है ना। 520 520 में से 80 घटा दिया 440, ठीक है, सही है। x बराबर कितना बच्चों, 440 बटे 12, 4 नहीं, गड़बड़ हो रहा है कहीं पर गड़बड़ हुआ, चेक कर लें कहाँ गड़बड़ हुआ। इसको किया मल्टीप्लाई 48 0 20x हो गया, 18 54 हो गया, ठीक है, ए माना, ठीक है, सब कुछ सही है। 65 से मैंने यही 65 75 तक की वैल्यू को निकालना था, ठीक है, 58 दिया था, 8 बच गया, 14 8 112 0 हो गया, 680 दिया है 0, तो 12 में से हट गया 4, यहाँ 10 बचेगा 4, ठीक तो है, सही जा रहा है। 3 चौक 4 चौक 110 आ जाएगा, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 40 20 30 40 50 60 70, ठीक है, इधर आया 30 25 24 2 40 300 200, ठीक है, 15 दाम, अरे भाई गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 15 दाम 150 होता है, ठीक है, तो 150 और बच जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ 200 था 150 और, तो यहाँ आ जाएगा कितना आपका, बन जाएगा 680 और 150, 680 और 150 कितना हो गया बच्चों, 0 8 5 13 6 7 830 830, सब जगह चेंज कर दो, 830 कर दो, बस आ जाएगा आंसर। थोड़ी बहुत ऐसे हमारा देखो थोड़ा जल्दी बताने के चक्कर में ना कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए ऐसा हम जानते हैं कि आप लोगों ने एग्जाम में नहीं किया होगा, ठीक है, हमें थोड़ा वीडियो कम छोटा करने के लिए इसलिए थोड़ा सा फास्ट लगा रहे हैं, बाकी मैथड में समझा रहा हूँ कैसे करना, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया कितना आ गया 830, ठीक है, तो 830 घटाओ इसमें जरा कितना आएगा, घटाओगे तो ये आ जाएगा कितना 0 और 12 में से 3 गया 9, यहाँ 10 10 में से हट गया 2, सही है, 8 गया 300 320 में 3 घटेगा 290, ठीक है, 290 बटा 12, देखते हैं कटता है 290 बटे 12, अभी भी नहीं कट रहा है, अभी भी हमारा नहीं कट रहा है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है भाई,
प्लस सिग्मा एफ डी 5 4 940 940 और 2 2 4 4 1 5 590 590 घटाएंगे तो 0 5 350 350 350 700 700 830 ठीक 830। तो बच्चों इतना आने के बावजूद भी हमें चेक किया कि इतनी इतनी वैल्यू आ रही है और ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसमें कि 830 आना चाहिए था, उतना भी ले लिया। अब इतना बच रहा है 290/12। ठीक है, मेरे ख्याल से ये x की वैल्यू सॉल्व करने पे जो भी आनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग चेक कर लीजिए कहाँ मैंने मिस्टेक किया है, क्योंकि मुझे और कहीं तो मिस्टेक दिख नहीं रहा है बच्चों, क्योंकि इतना सॉल्व करने के बाद सब कुछ सही जा रहा है। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पर, कितना कहाँ से आया है, तो मुझे कमेंट बता दीजिए कितना आपने कहाँ पर मिस्टेक देखा, मैं वहाँ से बताऊंगा कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है। एक्चुअली मेरा x तो इतना आ रहा है 290/12, लेकिन यहाँ पर x जो है मोर पीपल को बात कर रहा है, तो पीपल कभी फ्रैक्शन में होते नहीं है बच्चों। ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कहाँ मिस्टेक। ठीक है, तो जरा इसको आप ढूंढ के खुद बताइएगा, ये वीडियो देख लिया होगा तो इसको पॉज करके देख के सॉल्व कीजिए कितना आंसर इसका आया होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट बताइएगा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका केस स्टडी का 13 क्वेश्चन। इसमें पहले पार्ट में 58 आया था, दूसरे पार्ट का आंसर ये आ रहा है कुछ इस तरह का। ठीक है, मुझे बताइएगा एग्जैक्टली वैल्यू से क्या हो सकती है, यही आप लोगों का आया कि नहीं आया है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वाला जो है इसमें ये भी आपका केस स्टडी 2 है, इसको भी देख लेते हैं 2 मिनट में और फिर इसको खत्म करते हैं सेट 1 को, जो कि स्टैंडर्ड लेवल का था। जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट जितने भी दिए हैं सेट 1 पार्ट को, वो इसका आंसर मैच कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कितना आपका आंसर सही हुआ, कितने मार्क्स आप प्राप्त किए 40 में से। ठीक है, जिनका अगर 35 नंबर से ऊपर आया है बहुत अच्छी बात है, खूब मेहनत कर रहे आपने आया और 90 प्लस आपका स्कोर जा सकता है और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जिनका 40 आउट ऑफ 40 है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या कह सकते हैं कि अच्छे हैं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मेहनत किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आएगा और देखने के उनका रिजल्ट जब आएगा तो देखते रह जाएंगे और पेरेंट्स भी देखेंगे और टीचर्स तो खुश होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी 2 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं केस स्टडी 2। ठीक है, ओहो मैंने इसका सेट 1 बता दिया, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ये है केस 2। केस 2 में कहा गया है कि ये पूरा पढ़ेंगे स्टोरी तो कोई समझ में नहीं आएगा, खाली क्वेश्चन पे ध्यान दो। कह रहा है इंटरनल रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर इन फर्स्ट इज 9 सेंटीमीटर। रेडियस देख रखा है हेमी स्फेयर का 9 सेंटीमीटर, इसलिए RH लिख दिया बच्चों हमने, थोड़ा नीचे लिख देते हैं RH is equals to 9 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, और रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार H of CJ is equals to 4 सेंटीमीटर। पूछा है कि if the hemispherical bowl empty in the cylindrical jar, मान लीजिए कि आपको सारे पानी को हेमिस्फेरिकल बाउल से किसमें सिलेंड्रिकल जार में डालने हैं, तो पूछा है हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने जार की आवश्यकता पड़ेगी जो सिलेंड्रिकल हो। ठीक है, तो क्या चेक करेंगे, हमारे पास ये सिलेंड्रिकल जार, तो मान लेते हैं कुल x जार की आवश्यकता पड़ेगी, तो x इंटू पानी दूसरे चीजों में डाला जा रहा है, तो मैंने कहा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो इसलिए x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h बराबर पाई 2π/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, x इंटू r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू दी है इसका रेडियस हाइट का 9 इंटू 9 इंटू h नहीं दिया है, ऐसे रहने दो 2/3 इंटू इसका सिलेंडर का हेमी नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए हेमिस्फीयर सिलेंडर का हाइट दिया 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर बच्चों 2.25 होता है और इंटू h की वैल्यू भी दे रखी कितनी 4। ठीक है, और यहाँ 9 इंटू 9 इंटू 9 चेक करो बच्चों, 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा, एग्जैक्टली 9 ही आएगा, और 2.3 से काट 3 बार
ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, तो ये 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। x बराबर 54, यानी कुल 54 जार ऐसे होंगे जिन पर आवश्यकता पड़ेगी इसमें पूरे पानी को भरा जा सके। उस इमेज स्फेरिकल बाउल से 54 जारों में पानी पूरा भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका आंसर 54 जार, सिलेंड्रिकल जार। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी था। आखिरी क्वेश्चन आपको दे देते हैं और इस पार्ट को हम खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आपने क्वेश्चन मैच कर लिया होगा। मेंशन कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, और कितने मार्क्स आपके आए। पूछा है इन द सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर, एक सिलेंड्रिकल जार में पानी भरा हुआ है, कोनिकल फनल ऑफ द सेम हाइट सेम डायमीटर इमर्ज, और उसमें कोनिकल की फनल मतलब की जैसे पानी डालते हैं, दिखाओ मिट्टी के तेल निकालने के लिए कीप आता है कुछ ऐसे, देखा है ना कोनिकल कीप। ठीक है, तो इस कोनिकल कीप जो है उसमें इमर्ज कर दिया था, किसमें, एक सिलेंड्रिकल जार में डाल दिया गया। तो वह जब कुछ डुबो के पानी में तो पानी दोनों पर बाहर आएगा ही आएगा। तो पूछा है कि हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द जार, तो कितना पानी आपका बाहर निकला। तो क्या करेंगे, जब कोई बड़ा वाला बर्तन होता है तो वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था। ठीक है, उसमें से क्या घटा दें, जो फनल कीप डाला गया है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल। ठीक है, बताइएगा इसको सॉल्व करें कितना आंसर आपका आया है। आंसर क्या आएगा देख लो यहाँ से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके दिखाता हूँ कैसे आएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/3 बच्चों, सॉल्व करोगे 2/3 आ गया इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू डिफरेंट है नहीं, सेम हाइट सेम डायमीटर था ना, तो आपका सिलेंडर का वही पुराना, ऊपर देखो दिया है सिलेंडर का रेडियस 1.5 और हाइट दिया था 4, रख दो तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1.225 इंटू एच, एच की वैल्यू 4। इज दैट क्लियर, रख दो वैल्यू, कितना आ गया 9 हो गया, इससे कट गया नहीं कटेगा, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 9, 3 3 जा कट गया, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। ठीक है, ये क्या आया है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। पूछा है कितना पानी बाहर हुआ तो लीटर में जाएगा, तो इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000, 1/1000 लीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो भी आंसर आया हो कितना आया होगा देख लेना, 7 एकदम 7 और 6 बच गया, 62 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, 6 आ गया, पॉइंट लग गया, 60 हो गया, 7 8 56 56, फिर आ गया 4 7 6 7 6 35, इसके अप्रॉक्स में आएगा तो 18.85 अपॉन 1000 दैट्स मीन 0.1885 लीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं इसको इजी मान के ही चलूंगा। एक क्वेश्चन जो मुझसे अभी नहीं बता पाया मैं उसका x की वैल्यू, क्या आपका भी उतना ही आया है मुझे बताइए कमेंट करके कि आपने कितना क्वेश्चन इस तरह से आपने इस स्टैंडर्ड में, जो भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड के हैं वो बताएंगे कि 14 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने मार्क्स आपने पाए। ठीक है, मुझे कमेंट के तौर पर जरूर बताइएगा। और अगला जो पार्ट होगा वो बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, थोड़ी देर में उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और बेसिक वाले स्टूडेंट बना लेंगे इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके डिफरेंट है स्टैंडर्ड में, सेट 1 सेट 2 में, तो और भी सेट हमारे पास है, धीरे धीरे उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। अभी मैंने इतना आपको बता दिया, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों, सॉल्यूशन सारे सामने आ गए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी 10th में आ रहे हैं या जो पहले के हैं और भी सीखना आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ नए फार्मूले, जो अपडेट रहे इससे, ताकि मैं सारे वीडियोस को डालूं और वो उसको मिल सके बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, अगले पार्ट के साथ जो बेसिक का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस का मैच कीजिए, बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।